डियर क्लास 8, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों के पेपर नज़दीक आ गए हैं, तो हम लोगों ने एक ही वीडियो के अंदर आप लोगों के ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये सारे आप लोगों को हम लोगों ने प्रिपेयर करवा देने हैं तकरीबन 45 मिनट की वीडियो के अंदर अंदर। तो जो बच्चा ये वाला वीडियो देख लेगा और इसके मेथड को अच्छी तरह समझ लेगा हमारे, वो जो हैं उसके ये वाले जो 30 नंबर हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के, 3 जो अटैम्प्ट करने हैं ए बी करके, वो सारे उसके 30/30 इंशाल्लाह पूरे आ जाएंगे। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये इस वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे बजाय इसके करेक्टर लगाएं। तो इसको हम लोगों ने यही जो आपका स्मार्ट सिलेबस आया है उसी के मुताबिक इसको हम लोगों ने तैयार करवाया। आप लोगों के जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये वाली जो चीज़ें उसने एक्सक्लूड की थी वो हमने नहीं की। बाकी उसके अलावा ये जो स्कीम के मुताबिक जो से चैप्टर में से जितने जितने लॉन्ग आने थे वो सारे हमने आप लोगों के ना वो वीडियो में हल करवा दिए हैं और बेहतरीन तरीके से समझा दिए हैं। अब आप पे है कि आप इसको किस तरह प्रिपेयर करते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन जो फैक्टर वालों ने लेने हैं, वो सबसे पहला क्वेश्चन जो लॉन्ग है ना, वो इजी होगा बिल्कुल, क्योंकि वो सारे का सारा पहले चैप्टर में से आएगा। 1.1 एक्सरसाइज 1.2 या 1.3, यानी कि क्वेश्चन ये इसमें 5 सवाल होंगे लॉन्ग पोर्शन में, जिसमें से 5 में से 3 सवाल करने हैं। और उसका पहला सवाल जो है वो फर्स्ट चैप्टर में से होगा और वो ही सबसे आसान होगा। बाकी चूंकि उनकी जो स्कीम है वो ज़रा मुश्किल है, लेकिन यानी कि इसमें क्वेश्चन 3 समझें कि वो जो है उसके दोनों पार्ट ए भी और बी भी। तो पहले पार्ट का ज़्यादा चांस कोई एक्सरसाइज 1.1 में से है, तो उसका मैं ये सवाल करवाने लगा हूँ। यानी कि ये जो है इधर बुक में जो है ना, ये छठा सवाल है। ये 50 whole 3/4 kilogram of rice is to be packed equally in 5 whole 1/2 kilogram packets. Find how many packets of rice will be packed. How much rice will be there in 8 packets of mass 5 whole 1/2 kilogram. यानी कि इसका मतलब ये है कि इतने किलोग्राम चावल के पैकेट बनाए गए, हर पैकेट में इतनी मिकदार है। और पहला उसका जवाब ये देना है कि चावलों के कितने पैकेट टोटल बनेंगे और 8 पैकेट में कितने चावल होंगे, जबकि हर पैकेट में 5.5 किलोग्राम यानी 5 होल 1/2 किलोग्राम चावल। अब हमारे पास जो गिवन डेटा है वो ये है कि कुल क्वांटिटी जो है 50 होल 3/4 किलोग्राम है। अब इसको सिंपलीफाई थोड़ा सा कर लें, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 200 में 3 प्लस करेंगे 203/4 किलोग्राम, यानी कि ये इसकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। दूसरा जो क्वांटिटी इन ईच पैकेट है, हर पैकेट का जो वज़न है वो 5.5 किलोग्राम। इसको भी सिंप्लीफाई करें, 5 2 10 और 1 11/2 किलोग्राम। अब हमारा पहला ये है कि इसमें कितने चावल की पैकेट बनेंगी, जबकि टोटल क्वांटिटी ये है और ये। तो अब हाउ मेनी पैकेट्स विल बी फॉर्म्ड, यानी कि कितने पैकेट बनेंगे। तो इसका सीधा सा है कि टोटल चूंकि वो 203/4 है और ये डिवाइड कर देंगे 11/2 पे, यानी कि हर पैकेट का वजन है और टोटल क्वांटिटी, तो उस पर डिवाइड करेंगे तो टोटल पैकेट्स की मिकदार आ जाएगी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो 203/4 और मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है 2/11। तो ये 2 को इससे डिवाइड कर लेना है, 2 1 और 2 2, तो ये आ जाएगा 203/11 2/22। अब 22 को इस पर डिवाइड करना है ना, तो चाहे कैलकुलेटर यूज़ करें या ना करें, तो ये तकरीबन 9.2 आ जाएगा। तो उसको नियरली बताने के 9.2 इज़ नियरली इक्वल टू 9, तो 9 पैकेट्स हमारा इसका आंसर आएगा। लेकिन ये आप लोगों ने कैलकुलेटर यूज़ करना है या इस तरह इसको डिवाइड करना है। 203 ये रफ में कर रहा हूँ, इसको 22 पे डिवाइड करना है, तो ये 9 2 18 होता है, 9 2 18 और 1 198, 13 में से 8 गया 5, इधर पॉइंट लगाए इधर, तो 9 2 44। तो इस तरह यानी कि 9.2 आंसर आएगा। लेकिन उसके तकरीबन पैकेट जो है वो भी कितने बनेंगे, 9 पैकेट्स बनेंगे। इसका बी पार्ट जो है वो ये है कि 8 पैकेट्स
में कितने चावल हैं, जबकि हर पैकेट में 5.5, यानी कि उसका वज़न कितना होगा। तो अब ये तो बिल्कुल यूनिट मेथड है कि इफ़ ईच पैकेट कंटेन 5 1/2 किलोग्राम, तो अगर हर पैकेट का वज़न जो है या हर पैकेट में जो मिकदार है वो कितनी है 5 1/2 किलोग्राम, या वेट ऑफ ईच पैकेट वो कितना है, यानी कि 11/2 kg। और टोटल पैकेट्स हैं 8 बनाने, उनमें 8 पैकेट्स हैं, तो यानी कि कुल पैकेट्स, तो अब इनकी 8 पैकेट्स में कितनी मिकदार होगी, 8 पैकेट्स में चावल की मिकदार या चावल का वज़न, वो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 11/2 क्रॉस 8, यानी कि यूनिट में, यानी कि एक में 5.5 किलो, तो 8 में कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 2 4 जा 11 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 44 किलोग्राम, यानी कि ये उसकी 8 पैकेट्स की मिकदार आ जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन 3 का ए पार्ट एक और करने लगे कि इस तरह का यूनिट मेथड में आएगा, मतलब हाउ मच पेट्रोल विल बी देयर इन 18 बॉटल्स ऑफ कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज 6.25 लीटर। मतलब अगर पेट्रोल की एक बोतल की कैपेसिटी 6.25 लीटर है तो 18 बोतलों में कितना पेट्रोल होगा। तो अब एक बोतल की कैपेसिटी जो है वो 6.25 लीटर है, तो 18 में, ये तो यूनिट मेथड है सीधा सा, यानी कि 18 में की बोतलों में कितना होगा, 18 क्रॉस 6.25, तो इनको बाद मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर यानी कि आ जाएगा 112.5 लीटर। यानी कि ये सिर्फ हमने इनको सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन करनी है। इस तरह के यानी कि यूनिट मेथड के कई सवाल वो मुफ्त, मसलन एक बंदा जो एक दिन में 10 मीटर दौड़ता है तो 100 दिनों में कितना, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। या एक बंदे की खुराक एक दिन में 2 कैलोरीज की ज़रूरत है तो 10 दिन में उसको कितनी कैलोरीज या एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो ये आपने खुद देखना है कि बाद का तो उसको डिवाइड करना पड़ता है और बाद का तो उसको मल्टीप्लाई। जब सिंपल एक का बताया तो फिर आप लोगों ने उसको मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि उसकी कैपेसिटी है, उसमें जो भी इस तरह की एक चीज़ की कीमत है 12 की कितनी होगी, तो फिर उसमें मल्टीप्लाई करना है। ये क्वेश्चन 3 का बी पार्ट जो है ना, वो या तो राउंड यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा, या डेसिमल प्लेस, या एक और तरीका वो अप्रॉक्सीमेशन वाला। तो इन तीनों में से अब ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि राउंड फर्क, और इसको करना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो यानी कि 2 तक भी कह सकते हैं। इस नंबर को आपने गौर करना है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 या 2, तो ये मसलन पहला पार्ट जो है ना, इसमें लिखो है 2 3 4 5 9 8 7, तो हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5, तो 5 यानी कि ये हमने 5 टोटल मुकम्मल करने हैं सिग्निफिकेंट। लेकिन इससे आगे वाली टर्म देखनी है कि अगर वो 5 से बड़ी है तो फिर इसको ज़्यादा कर देना है, और अगर वो छोटी है 5 है तो फिर इसको नहीं बढ़ाना। तो ये चूँकि 8 बड़ा है तो इसको जब हम बढ़ाएंगे ना तो ये 9 और 1 10 बन जाएगा, लेकिन 10 का 0 लिखेंगे तो 5 की बजाय 1 6 बन जाएगा। तो इस तरह इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर 5 जो बनेंगे ना, वो बनेंगे 2 3 4 6, यानी कि 9 की बजाय 10 किया तो यह 5 बजाय 6 और ये 10 बन गया। अब आगे वाले नंबर नहीं लिखने, आगे वाले हमने 0 लिख देने हैं, यानी कि ये 5 तक सिग्निफिकेंट फिगर लिखने थे, वो 4 तो ये आगे 0 इसलिए बना है क्योंकि ये 8 था, 5 से बड़ा था, तो इसलिए हमने इसको 10 कर दिया। 10 को किया तो फिर यहाँ पर 5 की वजह 6 साल, तो इस तरह ये हमारे 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें बन जाएंगे। अब दूसरा पार्ट, उसमें भी हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर देखने, वो है 0.0289357, तो हमने इसमें भी 5 देखने, तो यहाँ से ये लेफ्ट साइड वाले 0 जो है ये सिग्निफिकेंट में शामिल नहीं होगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो आगे हमने तो 5 तक लेके जाने थे, लेकिन ये 7 जो है ये 5 से बड़ा है, तो इस 5 को हमने 6 बना देना है। तो ये हमारे 5 सिग्निफिकेंट फिगर क्या बनेंगे, 0.02893 और 5 की बजाय 6, और इधर चूंकि पॉइंट है, पॉइंट के आगे इस राइट साइड पे 0 लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर पॉइंट ना हो तो फिर 0 हमने लगाए थे, लेकिन पॉइंट हो तो यहाँ पर नंबर को
जीरो की लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन 5 को हमने 6 क्यों किया कि ये 7 है। इसी तरह कोई और भी आ सकता है, लेकिन ये मेथड आप लोगों को याद रखने चाहिए कि जितने सिग्निफिकेंट फिगर पूछता है वो हमने लेफ़्ट साइड से शुरू करने, और इस तरह हमने 5 है तो 5 बनाने, 4 हैं तो 4 बनाने। इस तरह क्वेश्चन 3 के बी पार्ट में ये भी आ सकता है डेसिमल प्लेस। तो 2 डेसिमल प्लेस लिखो तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखने हैं। अगर 3 हो तो पॉइंट के बाद 3 राइट साइड पे पॉइंट के लाए जाना है। तो अब हमने 2 डेसिमल प्लेस है तो ये 25.38। आगे 38 हमने 2 डेसिमल प्लेस पे जाना है तो आगे वाला डिजिट देखना है, वो 9 है तो फिर इसको एक बढ़ा देना है, तो ये हमारा 25.39 2 डेसिमल प्लेस। अगर वो 3 डेसिमल प्लेस कहता तो 5 से आगे, अगर 5 हो तो फिर अपनी मर्जी होती है उसको बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। तो ये 2 डेसिमल प्लेस पर सिर्फ इतना सा आंसर आए। क्वेश्चन 3 का बी पार्ट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह का कोई सवाल आ सकता है कि अप्रॉक्सीमेट एरर या मालूम करें, तो ये मसलन इस तरह का कोई क्वेश्चन और भी आ सकता है। तो ये पहले हमने इनकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू मसलन 1.45 है ना, ये बस आप लोगों ने याद रखनी कि वो कैसे मालूम करनी है। तो ये अप्रॉक्सीमेट की यानी कि करीब तरीन की अलामत होती है। तो इसमें अगर ये पॉइंट के बाद 5 से कम है तो फिर तो इसको 1 ही तकरीबन निकल आएगा, लेकिन अगर ये 5 से बड़ा है तो 1 की बजाय 2 काट देंगे, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। इसी तरह 560 है तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर ये 50 से अबव है तो 500 के बजाय 600 कर देना है, और अगर ये 50 से कम है तो इसको 500 ही कर देना है। इसी तरह ये 23.5 है तो इसकी भी यानी कि ये अपनी मर्जी है, 0.5 आ गए तो इसको 24 भी कर सकते हैं या 23 भी लिख सकते हैं। तो अब इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू क्या है, 1.45 की बजाय मैंने 1 लिख देना है, और 560 की बजाय 600 लिख देना है, और 23.5 की बजाय मैंने 24 लिख देना। तो ये 600/24 आ जाएगा। तो इसको हमने डिवाइड कर लेना है, ये पहले सिंपलीफाई भी कर लेते हैं। तो ये इसका यानी कि ना पूरा भी डिवाइड हो जाना, 6 4 जा होता है, 6 1 जा, और फिर 4 25 जा। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी 25, ये हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई। अब हमने एक्यूरेट वैल्यू भी इसकी मालूम करनी है, तो इसको दोबारा यानी कि हम सही तरह से भी हल करेंगे। यानी कि हमारा क्वेश्चन ये था ना 1.45, ये एक्यूरेट वैल्यू अब हमने निकालनी है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने निकाली है तो एक्यूरेट वैल्यू में असल में इसको हमने उसी तरह हल करना है, 1.45 क्रॉस 560/23.5। तो इन दोनों को जब हमने सिंपलीफाई करना है ना, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये 812 जो आंसर है और ये 23.5। अब हमने डिवाइड करना है 812 को 23.5 से, तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दी, यानी कि ये समझने वाली बात नहीं, ये सिर्फ आप लोगों ने डिवाइड कर लेना 812 को 23.5। छोटा कैलकुलेटर यूज़ हो सकता है करने नहीं जाने, लेकिन बड़ा नहीं यूज़ करने नहीं। तो ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू आई है। तो अब हमने अप्रॉक्सीमेट एरर जो है ना वो कैसे मालूम करना है, अप्रॉक्सीमेट एरर यानी कि करीब तरीन गलती जो उसने कहा था कि मालूम करनी है। तो पहले यानी कि हमने निकाला है अप्रॉक्सीमेट, फिर एक्यूरेट वैल्यू। तो वो असल में एक्यूरेट यानी कि असल कीमत माइनस अप्रॉक्सीमेट, ये उर्दू में क्या लिखेंगे, असल कीमत, और ये अंदाज़न कीमत। तो इसका मतलब है एक्यूरेट वैल्यू जो हमारी आई है वो 34.55 है, और इसमें से माइनस हमने करना है 25। तो 34 में से 25 हम माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9.55। यानी कि इस तरह हमने पहले, फिर मैं बात बता रहा हूँ, यानी कि ये 1.45 है, इसका अगर पॉइंट के बाद वाला डिजिट 5 से कम है तो 1 ही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी आएगी। अगर यहाँ पर 5 से बड़ा है तो 1 के बजाय 2 हो जाएगा। 560 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे लेनी है, अगर ये वाला डिजिट 5 से कम है यानी कि 60 50 है,
से कम है तो फिर 500, लेकिन अगर वो ज़्यादा है तो फिर इसको 500 को 600। इस तरह 23 पॉइंट, अगर 4 होता 23 ही रहना था, अगर 23.6 हो जाए तो फिर 24। ये भी 23.5 है तो हमने उसको 23 को 24 भी लिख सकते हैं, 20, यानी कि अप्रॉक्सीमेट की बात करो। अगर वो आ जाए तो फिर मसला ही कोई नहीं। फिर हमने एक्यूरेट वैल्यूज उसी तरह ज़रब जमा और माइनस और तकसीम करनी है, वो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा ज़रब जमा और तकसीम कैसे करना है। क्वेश्चन 4 का ए पार्ट सेट्स में से होगा, तो वो ज़्यादा जो है डी मॉर्गन लॉ में से। तो ये सपोज u इज इक्वल टू 1 2 3 20 की कराएं। ए जो है ऑड नंबर है 1 3 5 से 19 और बी जो है इवन 2 4 से 20 तक है। तो ये हमने ए की डी मॉर्गन लॉ हमने प्रूव करना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा भी होता है लेकिन कभी वो जो मर्जी कर ले। तो इस तरह हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं, तो ए यूनियन बी पहले फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी का मतलब है यानी कि 1 3 5 19 तक और यूनियन 2 4 6 से 20 तक। तो अब ये 8 नंबर है, इवन है, तो सारे अगर कंप्लीट करेंगे तो वो 20 तक लगातार यानी कि आ जाएंगे, क्योंकि कोई उसमें मिस नहीं होगा। तो ए यूनियन बी का आंसर 1 से लेकर 20 तक। अब ए यूनियन बी का जब हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तो जिस चीज़ का भी कंप्लीमेंट फाइंड करना है उसको यू वाले सेट में से माइनस करना है। तो यू वाला सेट क्या है 1 2 3 से लेकर 20 तक है, और माइनस ये भी 1 2 3 20 तक। तो ये तो सारे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का क्या आ जाएगा, एम्प्टी खाली सेट। अब हम राइट हैंड साइड को शुरू करते हैं, तो उसमें क्या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यू माइनस ए, यानी कि यू में से ए के माइनस करते फ़र्क डिफरेंस निकालें। तो 1 2 3 से लेकर 20 तक है, माइनस ए के हैं 1 3 5 से लेकर 19 तक है। तो अब इसका मतलब है 8 नंबर 1 काट जाएगा, 3 काट जाएगा, लेकिन इवन नंबर नहीं कटेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 4 6 8 यहाँ तक के 20 तक आ जाएंगे, यानी कि 20 भी नहीं कटेगा। अब इस तरह बी का कॉम्प्लीमेंट u माइनस बी, यानी कि पहले u के 1 से लेकर 20 तक लगातार लिखने, माइनस बी के जो है वो है इवन नंबर 2 4 6 20 तक। तो अब 2 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी 8 नंबर यानी कि 1 3, ये 2 से 2 4 से 4 ही, तो 1 3 5 7, तो ये 19 बच जाएगा। अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का हमारा आंसर है 2 4 6 20 तक है, और इंटरसेक्शन 1 3 5 7 19। अब ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये इवन है, ये ऑड है, तो इनमें कॉमन तो कुछ भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर भी खाली एम्प्टी सेट आएगा। तो इसका मतलब है इक्वेशन 1 जो है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, उसका आंसर भी हमारा एम्प्टी सेट आया है, और राइट हैंड साइड का भी आंसर जो है वो एम्प्टी सेट आया है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि दोनों का मतलब ये है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा ए प्रूव, दूसरा भी इसी तरह हमने कर लेना। क्वेश्चन 4 का बी पार्ट रेशियो प्रोपोर्शन में से आएगा। तो इस तरह का सवाल अमूमन आता है जिसमें आदमी घंटे यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स यानी कि रास्त तलासब और माकूस दोनों। तो ये 30 आदमी 6 घंटे रोज़ाना काम करके एक सड़क को 56 दिनों में मुरम्मत करते हैं। 45 आदमी 7 घंटे रोज़ाना काम करके कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे। तो ये इसका क्वेश्चन इस तरह, ये 1.18 का पहला जो है 30 में रिपेयर a road in 56 days by working 6 hours daily. In how many days 45 men will repair the same road by working 7 hours daily? इसमें ये आदमी हैं, घंटे हैं और दिन, तो हम ऐसे आदमी, घंटे और दिन, तो आदमी 30 आदमी हैं, 6 घंटे रोज़ाना लगाते हैं, तो 56 दिनों में मुकम्मल करेंगे। अब 45 आदमी हैं, 7 घंटे रोज़ाना लगाएंगे,
तो x कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे। अब पहले हमने इसको तो हमने लिख लेना x ओवर 56, यानी कि ऐसे सीधी लाइन इसकी लगा लेनी है x ओवर 56। अब इनमें देखना है कि अगर इनमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो सीधी लाइन लगानी, अगर इनवर्स प्रोपोर्शन हो तो उल्टी लाइन, यानी कि रास्त तनासब हो तो सीधी लाइन, माकूस तनासब हो तो उल्टी लाइन। अब ये यहाँ से हमने खुद गौर करना है कि ये देखें कि 56 दिनों में अगर 6 घंटे काम करें तो 56 दिनों में मुकम्मल होंगे, 7 घंटे काम करें तो कम दिनों में, यानी कि टाइमिंग ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा हुए हैं और ये कम हुए हैं, तो इसका मतलब है कि इनमें इनवर्स प्रोपोर्शन यानी कि माकूस तनासब है। तो फिर हमने इसको उलट कर देना, यानी कि 6/7 कर देना है। अब इसी तरह 30 आदमी लगे तो 56 दिन लगते, 45 आदमी लगे तो कम दिन, ये भी ज़्यादा हो गया और ये कम हो गए, यानी कि आदमी ज़्यादा तो दिन कम, तो ये भी माकूस तनासब है, तो इसको भी हमने उल्टी लाइन लगा देनी है। तो क्रॉस 30 ओवर 45। तो अब हमने x ओवर ये जो 56 है इसको हम दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 ओवर 7 क्रॉस 30 ओवर 45 क्रॉस 56। तो इनको काट सकते हैं, 7 8 जा, इस तरह 15 2 जा और 15 3 जा और 3 2 जा, तो इन सब को मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4 4 8 जा 32। तो 32 डेज में वो काम मुकम्मल करेंगे दिनों में, यानी कि तो यही हमने फाइंड करना था कि कितने दिनों में वो काम मुकम्मल करेंगे। पांचवा सवाल, यानी कि लॉन्ग में 3 करने हैं ना, पांचवें में खासियत तलाज़म यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की या यूनियन की, बिल्कुल ईजी सेट देगा, क्योंकि असल बच्चे को ये पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी अब यूनियन या इंटरसेक्शन है क्या। तो ये ABC अगर 3 सेट है तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी एसोसिएटिव यानी कि तकातों की खासियत तलाज़म क्या, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब हमने अगर पहले इन दो के गिर्द ब्रैकेट लगानी तो फिर इधर B इंटरसेक्शन C के गिर्द लगा लेनी है, यानी कि ये असल में हमने ये देखना है कि दोनों में ब्रैकेट जो अगर शुरू में है तो इधर आखिर, अगर इधर आखिर फिर शुरू में, तो इस तरह। अब हम अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये ले लें A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, एक तो तरीका ये है कि पहले हम इधर एक बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो A इंटरसेक्शन B यानी कि 1 2 इंटरसेक्शन आगे B के हैं 2 व 3। अगर लंबे सेट हूँ तो फिर A इंटरसेक्शन B पहले हल कर लेने, लेकिन चूंकि छोटे हैं तो इसको ऐसे एक ही ब्रैकेट में लिख के आगे इंटरसेक्शन C के हैं 3 व 4। तो इंटरसेक्शन का मतलब है इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन जो है वो क्या है, 2 कॉमन है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। इसके आगे इंटरसेक्शन 3 व 4, तो 3 व 4 इसमें कॉमन जो है कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर क्या आएगा, खाली सेट। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड ले लेनी है, उसको भी हमने इसी तरह सॉल्व कर लेना है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यानी कि उसका मतलब ये है कि पहले A के लिखें 1 व 2, फिर हम ये इंटरसेक्शन, फिर ये ब्रैकेट लगा लेते हैं B के 2 व 3 और इंटरसेक्शन C के 3 व 4। बस सिर्फ इतना फ़र्क है कि अब हमने पहले इसको सॉल्व करना है जिसके गिर्द ब्रैकेट है, यानी कि B और C को, उसके बाद यानी कि ये इसका आंसर 1 व 2 आ जाएगा, और इंटरसेक्शन इन दोनों में कॉमन 3 है तो इनका आंसर 3 आएगा। अब इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो इसका आंसर भी खाली सेट आएगा, तो इसको हम कहेंगे यानी कि लेफ्ट, क्योंकि ये 1 का आंसर भी खाली सेट है और इसका भी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यानी कि 1 और 2, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो इसकी बजाय ये यूनियन की भी कह सकता है, तो यूनियन की भी मैं इधर ही प्रूव कर देता हूँ, फॉर यूनियन, यानी कि यूनियन के लिए हम इसी सेट को अगर इसकी हमने यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी खासियत तलाज़म हमने यूज़ करनी है तो उसका बस ये इतना कर देना कि A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन
सी। तो इसकी भी पहले लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यानी कि ये ब्रैकेट लगा ली, फिर ए के लिख लिए 1/2, फिर यूनियन बी के लिख लिए 2/3, और ये ब्रैकेट ख़त्म, ये ए यूनियन बी की। आगे यूनियन सी के जो है वो है 3/4। तो यूनियन में हमने क्या करना होता है कि सारे तरतीब से लिखने थे 1, 2 और 3, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, इस ब्रैकेट के अंदर 1/2, 2/3 का 1, 2 और 3, आगे यूनियन 3/4। पहले यानी कि इस छोटी ब्रैकेट के अंदर जो दो सेट हैं इनको सॉल्व किया है, तो अब इसका आंसर ये है, इसके साथ 3 4। अब इसका यूनियन हमने ले लेना है, तो 1, 2, 3 और 4। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारा ये आंसर है। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, तो राइट हैंड साइड की में भी हमने इसी तरह ही करना है, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए की है 1/2 यूनियन, ये ब्रैकेट लगाई, बी के हैं 2/3 और यूनियन सी के हैं 3/4। तो अब सिर्फ फ़र्क ये है कि पहले हम बी और सी का सॉल्व करेंगे। तो ये तो 1/2 उसी तरह रहेगा, यूनियन इन दोनों को सॉल्व किया तो ये 2 लिखा, फिर 3 लिखा, ये दोबारा 3 नहीं लिखना, फिर आगे 4 लिखा। तो इसको यानी कि बी और सी का यूनियन ये आ गया। अब इसके साथ इसका लेना है, तो 1, 2, 3 और 4। तो ये असल में इसकी राइट हैंड साइड है। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 1, 2, 3, 4 है, राइट हैंड साइड का भी। तो हमने फिर क्या लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन 5 का बी पार्ट जो है, या तो ये राइट एंगल ट्राइंगल क़यामत ज़ावे मुसल्लस में से आएगा, यानी कि उसकी कोई एक साइड फाइंड करनी, या सफ़ीर का वॉल्यूम उसमें से आएगा। तो पहले मैं ये इसका यानी कि वतर वगैरह यानी कि हाइपोटेन्यूज वगैरह, वैसे उसने कहा है ना कि मुसल्लस जो है वो ABC क़यामत ज़ाविया दी हुई है, और उसमें ये भी उसने कहा कि सी वतर है, यानी कि ऐसे अगर हम ये ट्राइंगल सपोज बना लेते हैं, तो ऐसे करके यहाँ पर हमने सी लेना है। ये जब वतर देता है तो उसके सामने वाला ये छोटा सी होगा, और इसकी वैल्यूज़ ने दी है 13/12 यानी कि हाइपोटेन्यूज। इसी तरह यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, तो बी के सामने वाला छोटा बी ले लेना है, ए के सामने वाला छोटा ए ले लेना है। तो हमारे बच्चों को उसने हाइपोटेन्यूज यानी कि वतर कहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम ये है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि वतर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। उर्दू में इसको कहते हैं वतर का स्क्वायर बराबर है अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। तो अब इसने चूँकि हमें सी कह दिया है कि वो वतर है, हाइपोटेन्यूज है, तो सी के नीचे हमने ये 13/12 लिखना है, और ये ऊपर स्क्वायर, और अमूद जो है परपेंडिकुलर वो चाहे ए ले लें चाहे बी ले लें। तो ये बी जो है हमने लिया, तो ये 5/12 ले लेते हैं परपेंडिकुलर ये वाला, और दूसरा हमने कायदा जो है ये ए मालूम कर लेते हैं, यानी कि इन दोनों का कुछ नहीं होता, चाहे जो मर्जी ले ले अगर इसमें ज़ाविया मेंशन नहीं है तो। अब 13 का स्क्वायर होगा 169 और इसका स्क्वायर होगा 144। अब इसी तरह 5 का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर 12 का 144 प्लस ए स्क्वायर। तो अब हमने इसको दूसरी साइड पे लेके चले जाना है, 169/144 माइनस 25/144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम 144 ही है, और ये 169 माइनस 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 169 में से 25 जाए तो 144 ही आ जाएगा, 144/144 ए स्क्वायर। तो इसका मतलब ये काट के सिर्फ 1 बच जाएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, तो ए इज इक्वल टू 1। तो ये अननोन जो है, इसमें बाद का सी भी, यानी कि बहरहाल ये याद रखने के ये जो 90 का एंगल होता है इसके सामने वाले हाइपोटेन्यूज, लेकिन इसने चूँकि क़यामत ज़ावे में कह दिया कि एंगल सी जो है उसके सामने हाइपोटेन्यूज है, तो लिहाजा ये MCQs में भी आ सकता है। 90 के अपोजिट साइड पे जो
साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज युवत्तर कहते हैं। क्वेश्चन 5 का बी पार्ट या तो वो राइट एंगल ट्रायंगल में से है तो या ये जो है ना ज़्यादा इसका चांस है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी कि कुरा का उसका कोई रेडियस दिया है तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है यानी कि उसका फार्मूला क्या है। कुरा जो है उसका हुजम जो होता है उसका फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमने असल में फार्मूला याद करना है, फार्मूला आ जाए तो फिर मसला बनी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। तो ये 4/3 पाई की बजाय हमने 22/7 लिखना है और आर जो है ना 10.5 इसका क्यूब है यानी कि असल में हमने लिखना था 10.5 का क्यूब तो उसका मतलब उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब हम करेंगे ना ऐसे डिवाइड तो ये 1.5 आ जाएगा। इसी तरह 3 को इस पर डिवाइड करेंगे तो ये 3.5 आ जाएगा। अब हमने इन सब को ये 88 को 22 को 4 से तो 88 हो गया, इसको 1.5 से फिर 3.5 से और फिर 10.5 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 7 का ए पार्ट जो है वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में से आएगा। उसमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या रेक्टेंगल या स्क्वायर वगैरह, लेकिन इस दफ़ा जो ज़्यादा चांस है वो मुअय्यन जिसको उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में उसको कहते हैं रोम्बस। रोम्बस क्या होती है कि उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन वो उसमें कोई एंगल जो है ना वो 90 का नहीं होता। तो अब हमने जो रोम्बस बनानी है ना उसकी एक साइड उन्होंने 5 सेंटीमीटर और एंगल जो है वो 45 दिया है। तो ये सबसे पहले मैंने ड्रा कर लिया है एक ये 5 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रा कर दी। तो अब हमने इसकी उसको कोई नाम दे दिया ए बी का। ए के साइड पर या बी की साइड पे हमने 45 का एंगल कंपास यानी कि प्रकार की मदद से बनाए। जिस साइड पे मर्जी बना लें वो बिल्कुल कम यानी कि ये रेक्टेंगल सही बनेगी। ये देखें कि हमने एक दफ़ा कंपास को इतना ओपन करना है सूटेबल रेडियस यानी कि मुनासिब रदास की, लेकिन उसको फिर जितना एक दफ़ा उसको ओपन करना है उसको कम नहीं करना फिर न ज़्यादा करना है। तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर इसने ए बी को टच किया वहाँ पर फिर इसको सेंटर करें और फिर एक और इस वाली आर को इसको यहाँ पर टच किया फिर उतनी ये 60 का जाविया बन जाएगा। पहली दफ़ा जब हम टच करते हैं तो 60 का एंगल बनता है। अब दूसरी दफ़ा टच करेंगे तो ये 120 का बनेगा, लेकिन 120 को हमने ऊपर भी फिक्स करना है आर्क ड्रा करनी और नीचे फिर दूसरी साइड पे भी। तो यहाँ पर ये यहाँ तक 60 था यहाँ तक 90 हो जाएगा। इसको हमने ऐसे ड्रा कर लेना है डॉटेड लाइन से क्योंकि हमें 90 की ज़रूरत नहीं है, हमें असल में 45 की ज़रूरत है। तो 45 के लिए भी हमने उसको हाफ करना है तो फिर वो क्या बन जाएगा 45। तो 45 कैसे बनेगा, ये यहाँ पर 90 ने इसको टच किया ना उस एक दफ़ा कंपास को हमने पहले यहाँ शुरू में जहाँ पे टच किया था। आप बेशक इस कंपास को ओपन कर लें ताकि ये दोनों साइडों पे बिल्कुल सही तरह टच हो। ये एक हमने यहाँ पर आर्क ड्रा करने और दूसरी जहाँ पर उसने 90 को टच किया पहले वाली कॉस को तो इसको टच करना है। ये दोनों जहाँ पर टच करेंगे उसको ए से मिलाना है तो ये हमारा क्या बन जाएगा 45 का एंगल बन जाएगा। तो इस एंगल को ज़रा लंबा ड्रा कर लेना है। यहाँ पर 45 का एंगल है। अब ये तो हमारे पास ए बी 5 है तो इसी तरह हमने ए बी यानी कि 5 सेंटीमीटर चाहे वो उधर स्केल से ले लें या इस लाइन को भी हमने 5 सेंटीमीटर ही लिया था इसलिए मैंने इधर से ही ले लिया। तो ये 5 सेंटीमीटर। अब फिर ए को सेंटर करना है और हमने फिर एक और आर्क ड्रा करनी है और उसको इस एंगल 5 पे टच करना है। एंगल 5 पे टच करना है फिर जहाँ पर इसने टच किया वो उस पर एक दफ़ा फिर इसको सेंटर करें और इस साइड पे एक आर्क ड्रा करें कॉस यानी कि लगाए और फिर बी पर है उतनी प्रकार यानी कि 5 सेंटीमीटर इक्वली रहनी चाहिए क्योंकि इसकी ऑल साइड इक्वल होनी है। तो यहाँ पर इसने टच किया तो ये जो है ना यहाँ पर हमने इन दोनों को भी मिला देना है।
और फिर इस साइड बी को भी इधर मिला देना। तो ये हमारी रोम्बस बन जाएगी जिसमें हर एंगल जो है वो 45 का बनेगा, यानी कि जिसकी हर साइड्स यानी कि 5 सेंटीमीटर होगी, लेकिन एंगल जो है वो सारे इक्वल नहीं हो, यानी कि वो अब 90 के नहीं होंगे। अगर 90 का एंगल बन जाए तो फिर तो एंगल भी इक्वल होंगे, लेकिन 90 के नहीं होंगे। 90 की अगर एंगल बन जाए तो फिर ये स्क्वायर बन जाती है। तो इस तरह हमने रोम्बस बनानी, यानी कि पहले आप लोगों ने ये याद करना है कि एंगल कैसे बनाना है। ये पहली दफ़ा जब हमने आर पे ड्रा की तो फर्स्ट टाइम 60 का बना है। अगर 30 का बनाना तो एक दफ़ा 60 पे प्रकार को सेंटर करना और एक दफ़ा इधर, और दोनों में जाओ तो वो 30 का बन जाएगा। तो 60 का पहली लाइन पे, 90 का ऐसे बनाना है 120 का, लेकिन ये पहली दफ़ा ही, लेकिन सिर्फ खोस कोई आर्क कोई इसको यूज़ करना है सिर्फ प्रकार को कंपास। ये क्वेश्चन 7B पार्ट जो है ना वो लास्ट चैप्टर में से इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में से आएगा। तो उसमें ज़्यादा यानी कि या मोड या मीडियन, यानी कि मीडियन का मतलब स्थानीय फाइंड करना या मोड आधा फाइंड करना। तो ये क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी है, यानी कि क्लास लिमिट्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी है जिसको उर्दू में जमाती है दूध और तादुद करे 5 से 9, इसी तरह ये सारा दिया। तो अब हम इसको नीचे ये असल बनाते हैं इसका, यानी कि हमने पहले मीडियन फाइंड करना है इसका, वस्तानी है उर्दू में जिसे कहते हैं। तो उसके लिए जो क्लास लिमिट्स है और ये फ्रीक्वेंसी तादाद है, पहले क्लास लिमिट्स की हमें क्लास बाउंड्री यानी कि हकीकी जमाती हदूद बनानी। वो कैसे कि ये 4.5 से 9.5, इसको 0.5 ज़्यादा करना क्योंकि इनका डिफरेंस मानना है। तो अब इसको इसी तरह 9.5 से 14.5, यानी कि इसको 0.5 कम कर देना, इसको ज़्यादा। इसी तरह 14.5 से 19.5, 19.5 से 24.5, 24.5 से 29.5। तो ये इसकी क्लास बाउंड्रीज बन जाएगी। अब फर्स्ट जो है वो 1 ही है। अब 1 + 8 जो है वो कितना हो जाएगा 9, 9 + 18 27, 27 + 11 38 और 38 + 2 40। तो ये इसका यानी कि 40n है। अब इसकी मीडियन फ्रीक्वेंसी जो है ना दरमियान में, तो वो ये मीडियन ग्रुप है यानी कि इसका। तो यहाँ पर हमने लिखनी है मीडियन क्लास। इससे हमें हमारा जो ये फार्मूला बना है ना मीडियन के लिए, x = L + h/f × n/2 - c। तो अब हमने L जो है ना वो जो मीडियन क्लास की जो लोअर फ्रीक्वेंसी है ना, लोअर यानी कि जमाती है दो, तो ये 14.5 है। तो ये इस L की वैल्यू प्लस h जो है इसका जमाती वक्फा जो है जिसमें इसका साइज़ जो है वो कितना 5 से 9 तक, इस तरह 10 से 14 तक। तो ये 5 भी काउंट करें ना, 5 6 7 8 9, तो वो 5 बनता है। तो इस तरह h जो है वो 5 आ जाएगा। f जो है वो फ्रीक्वेंसी है। तो अब ये जो f है ना मीडियन क्लास, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने f लिखना है, यानी कि L जो उसकी लोअर फ्री बाउंड्री है और 18 जो है वो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है, और h जो है वो साइज ऑफ दी क्लास लिमिट्स है। तो इसी तरह n जो है ये इसमें सिग्मा f इसका, यानी कि यही हमारा n है, यानी कि ये जो, तो 40/2 और -c जो है इस मीडियन क्लास से ऊपर जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनी है। बस इन बातों को याद रखना, तो फिर ये कोई मसला नहीं है। यानी कि फिर मैं बता देता हूँ, L जो है मीडियन क्लास की लोअर बाउंड्री, और H जो है उसका वक्फा कितनी जिसामत है, और F जो है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है, और n जो है टोटल यहाँ पर जो बना है बाई 2, और c जो मीडियन क्लास की ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बस ये बातें याद कर रहे हैं तो फिर मीडियन निकालना बिल्कुल आसान है, यानी कि वस्तानिया। इसको उर्दू में क्या कहते हैं, वस्तानिया। तो अब 14.5 + 5/18 इंटू 40/2 20 हो जाएगा, 20 - 9 11। अब 11 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो 14.5 प्लस 11 को 5 से गए तो 55, 55 को 18 पे डिवाइड करना है तो 3.05 आएगा, यानी कि 14.5 प्लस 3.055 तो बस 5 ठीक है। तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो 17.55 यानी कि ये इसका मीडियन आ जाएगा 17.55। ये क्या आएगा? मीडियन यानी कि वस्तानिया। मैंने कहा था कि सेकंड पार्ट जो 7 का होगा या तो मीडियन या मोड, इन दोनों में से कोई भी दे सकता है। तो अब मीडियन मैंने पहले कराया, अब मोड यानी कि आधा फाइंड करना है। तो यही क्लास लिमिट्स दी हुई हैं, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो इसके लिए भी हमें क्लास बाउंड्रीज यानी कि हकीकी जमाती दो जैसे पहले बनाई है उसी तरह, यानी कि इसकी 5 में लेस 5.5 कर दें, इसमें 0.5 ज़्यादा कर दें। तो ये इसकी अपर बाउंड्री, इसकी लोअर बाउंड्री होती है, यानी कि बलाई हद इसकी जीरी हद वो इक्वल होगी 14.5, 14.5 से 19.5, आगे 19.5 से 24.5, 24.5 से 29.5। तो अब इसके लिए जो हमारा फार्मूला है ना, उसके लिए हमने मॉडल क्लास ढूंढनी है। मॉडल क्लास कौन सी होती है? जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारी क्या है? मॉडल क्लास है। तो इसके सामने जो है ना, अब हमारा फार्मूला जो है मोड के लिए x प्लस एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू क्रॉस एच। तो एल जो है वो क्या है? मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। और एफ एम क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो तो 18 है। एफ वन इससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी उसको एफ वन कहना है मॉडल क्लास से, और नीचे वाली को एफ टू कहना है। और एच जो है वो जमाती वक्फा यानी कि उसकी जिसामत कितनी है, उसका साइज़ कितना है। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल अब इजी है, यानी कि ये इसकी मॉडल फ्रीक्वेंसी थी, तो मॉडल फ्रीक्वेंसी 18 है, लेकिन उसकी लोअर लिमिट जो है वो 14.5। तो ये 14.5 प्लस एफ एम, मॉडल फ्रीक्वेंसी 18 है, तो ये 18 माइनस एफ वन, उससे ऊपर वाली 8 है, नीचे फिर एफ एम माइनस, तो 18 माइनस 8 प्लस 18, ये उससे लोअर जो है 18 माइनस 11 क्रॉस एच। इसकी जमाती वक्फा की जिसामत जो है वो 5 है। तो अब इसको सिर्फ हमने सॉल्व करना है। ये 14.5 आ जाएगा, प्लस 18 में से 8 गया तो 10, नीचे 18 में से 8 गया 10, प्लस 18 में से 11 गया 7। तो ये 18 माइनस 10 10 हो गया, फिर 11 हो गया क्रॉस ये 5, तो ये 14.5 आ जाएगा, प्लस 10 ओवर 10 और 7 17 क्रॉस 5। इसको 10 5 50 होता है, तो इसको हमने 50 को हमने 17 पे डिवाइड कर देना है। तो 15 को 17 पे डिवाइड करें तो हमारा आंसर आएगा 2.94। तो अब इन दोनों को प्लस कर दें तो इसका आंसर आएगा 17.44। तो ये हमारा आधा यानी कि मोड निकल आएगा।